स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरएस में। आज हम देखने वाले हैं हमारे हिंदी साहित्य के पेपर फर्स्ट खंड ख रीतिकाल के बारे में। इससे पहले हमने आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जानने वाले हैं रीतिकाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है रीतिकाल का मतलब क्या है। तो पहली हेडिंग लिखनी है कि रीतिकाल से आपका क्या आशय है। हमने देखा कि भक्ति काल की हिंदी कविता का मुख्य उद्देश्य ईश्वर भक्ति था। संतों, सूफियों और सगुण भक्त कवियों ने अपने अपने ढंग से ईश्वर की साधना की। एक तो यह कि भक्तिकालीन कविता में लोक सुख के बजाय जीवन के प्रति विकर्षण का भाव था। इसमें बताया गया है कि जो हिंदी की जो कविताएं लिखी गई हैं ये मुख्यतः ईश्वर भक्ति पर आधारित थी। और इस काल में जो सूफी संत आए हैं, भक्त कवि आए हैं, इन्होंने अपने अलग अलग तरीके से, किसी ने सगुण तरीके से ईश्वर की व्याख्या की है तो किसी ने निर्गुण तरीके से ईश्वर की व्याख्या की है। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया कि भक्ति काल की हिंदी कविता का मुख्य उद्देश्य ईश्वरीय भक्ति था, जिसमें संतों, सूफियों और सगुण भक्त कवियों ने अपने अपने तरीके से ईश्वर की साधना का वर्णन किया। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना है भक्तिकालीन कविता में, यहाँ से भक्तिकालीन कविता में लोक सुख के बजाय जीवन के प्रति विकर्षण का भाव प्रकट किया गया है। जीवन के प्रति विकर्षण का भाव होने का मतलब ये है कि इसमें मोह माया से दूर रहने का, सांसारिक सुखों से दूर रहने का प्रयास किया गया है। दूसरा यह है कि इस काल में छोटे बड़े राजाओं रजवाड़ों को फिर से अपना राज्य मिल गया। दूसरा क्या है, ये राजा रजवाड़ों के ऊपर केंद्रित है। इस काल में जो राजा थे उन सभी को अपना अपना राज्य मिल गया और इस काल में जो उनके दरबारी कवि हुए हैं उन्होंने उनके शौर्य की गाथाओं का अपने अपने रचनाओं में वर्णन किया है। जैसे कि दिल्ली मुगल शासन स्थापित हुआ तो इस काल के जो कवि थे प्राय किसी न किसी राजा के दरबार से जुड़े हुए थे और दरबारों के कवि अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए प्रेम और श्रृंगार का चित्रण करने के साथ साथ अलंकार, नायिका भेद, छंद रस आदि के शास्त्रीय विवेचन संबंधी ग्रंथ या इन्हीं पर आधारित मुक्तकों की रचनाएं करने लगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब राजा के दरबार में कोई कवि हुआ करता था तो वह अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए कुछ तो अपनी ओर से जोड़ देता था और कुछ जो राजा की विशेषताएं होती थी उनको जोड़कर उनकी प्रशंसाओं में काव्य की रचनाएं किया करते थे। तो हमने देखा कि इस काल के जो कवि थे वो अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए दरबार में कविताओं का वर्णन किया करते थे और ये जो कविताएं हुआ करती थी ये श्रृंगार और प्रेम रस से भरपूर हुआ करती थी। साथ ही साथ इसमें नायिका और नायक के बारे में लिखा जाता था और साथ ही इसमें अलंकार, छंद रस आदि का भी बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करके मुक्तक रचनाओं को लिखा जाता था। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि दिल्ली में जब मुगल काल की स्थापना हुई तब इस काल के कवि किसी न किसी राज दरबार से जुड़े हुए थे तथा ये दरबारी कवि अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए अपनी रचनाओं में प्रेम और श्रृंगार रस का चित्रण करते थे तथा इसके साथ ही अपनी रचनाओं में ये अलंकार, छंद रस और नायिका भेद जैसी शास्त्रीय विवेचन संबंधी ग्रंथ लिखा करते थे
और इनकी जो प्राय रचनाएं हुआ करती थी वो मुक्तक शैली की हुआ करती थी। ये पॉइंट हमें लिख लेना है। काव्य की इस शास्त्रीय प्रवृत्ति को रीति कहा जाता है। तो रीति किसे कहते हैं? रीति एक ऐसी परंपरा या प्रवृत्ति कह सकते हैं जिसमें छंद, अलंकार, नायक भेद इत्यादि विशेषताओं का एक साथ वर्णन किया गया हो, उसे रीति कहा जाता है। तो इधर इसकी परिभाषा दी गई है, वो लिख लेंगे। एक निश्चित परिपाटी पर लिखे जाने के कारण इस काल को रीतिकाल कहते हैं और इस काल में लिखे गए काव्य को रीति काव्य कहा जाता है। इस काल का इसका जो समय है यह 1650 से 1850 ईस्वी तक का माना जाता है। तो इनको रीति काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राजाओं को प्रसन्न करने के लिए अलंकार, छंद और प्रेम और श्रृंगार रस का उपयोग किया गया है। मतलब इनको एक पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से लिखा गया है और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? रीति। और इस काल में जो रचनाएं लिखी गई हैं वो क्या हो गई? रीति काव्य। और जो इस काव्य को लिखने वाले थे वो रीति काल के कवि कहलाती हैं। तो हमने यहाँ तक समझ लिया है। नेक्स्ट है, इस काव्य की रचना की जो प्रवृत्ति है यह 1650 से 1850 तक बनी रही, इसलिए इस प्रवृत्ति को रीति प्रवृत्ति और इस काल को रीतिकाल कहा जाता है। तथा इस समय का जो इतिहास रहा है उसे रीतिकालीन साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से हमें लिखना है, श्रृंगार की अधिकता होने के कारण ही इस काल को श्रृंगार काल भी कहा गया है। चूंकि श्रृंगार वर्णन भी एक निश्चित रीति में ही लिया गया है, अतः इसे रीतिकाल कहना ही ज्यादा उचित रहता है। मतलब इसे श्रृंगार काल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें नायक नायिका से संबंधित श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, प्रेम रस का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये सभी एक निश्चित लिमिट और एक निश्चित डायरेक्शन में किए गए हैं और इस कारण ही इसे क्या कहते हैं? रीतिकाल कहते हैं। तो ये पॉइंट हमें यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है कि इस काल में श्रृंगार की अधिकता होने के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, लेकिन इसमें श्रृंगार वर्णन एक निश्चित रीति या माप कह सकते हैं में लिया गया है और इसी कारण इसे रीति काल कहना ज्यादा सार्थक रहता है। नेक्स्ट, इस प्रवृत्ति के अतिरिक्त कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने इस परिपाटी से अलग काव्य रचा है और ऐसे कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। मतलब जो कवि एक निश्चित परिपाटी के हिसाब से अपने लेखों को, अपनी कविताओं को लिखे हैं वो तो हैं रीति काव्य के कवि, और जबकि जिन्होंने इस परिपाटी से हटकर अपनी रचनाएं की हैं वो रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। तो हमने देखा कि रीतिकाल के समय में 1650 से 1850 ईस्वी तक हमें रीतिकालीन कवि भी देखने को मिले हैं जिसमें रीति मुक्त और रीतियुक्त दोनों तरह के कवि हमें देखने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है रीतिकाल की परिस्थितियां। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस दौर में मुगल साम्राज्य के स्थान में विलासिता, साज सज्जा, सुरा सुंदरी, नाच गायन, खुशामद और पाखंड ने अपनी जगह बना ली थी। फलस्वरूप बड़े बड़े छोटे सामंतों और जमींदारों में इसी विलासिता, शानो शौकत और दरबार सजाने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। काव्य रचनाओं में राजाओं के मनोरंजन के लिए एक साधन के रूप में काव्य रचनाओं का प्रयोग किया जाने लगा और इनके दरबारों में कवियों कलाकारों का जो सम्मान है वो इनके मनोरंजन के कारण ही उनको मिलता था। अब दरबारी कवि भी हर तरह से अपने आश्रयदाता को रिझाने के लिए प्रयत्न करते रहते थे
और उनकी वीरता, उदारता और उनके पूर्वजों का जो गुणगान है वो बढ़ा चढ़ाकर करते थे, ताकि जो राजा है वो खुश हो सके और उनको बड़ा से बड़ा उपहार दे सके। फल यह निकला कि भक्ति काल की आध्यात्मिक साधना और लोक जीवन के जुड़ाव वाले सरल मार्ग से भटक कर कविता आश्रयदाता राजाओं की चाटुकारिता और नायक नायिका के चटपटे श्रृंगार वर्णन में उलझकर रह गई। अर्थात इसमें हमें ये देखने को मिला कि रीतिकाल में जो राजा शौर्य से जीना पसंद करते थे वो अब शानो शौकत से जीना पसंद करने लगे। जो पहले उनके पूर्वज हुआ करते थे वो पहले युद्ध में लड़ना अपनी प्रसन्नता मानते थे, लेकिन अब दरबार में दरबार लगाकर नाच गायन करना, दरबारों में कविताएं सुनाना, ये राजाओं का मनोरंजन का साधन बन गया। तो इस काल की जो कविताएं रही हैं वो एक तरह से कवियों द्वारा चाटुकारिता की प्रवृत्ति को दिखाई देती हैं। इसमें जो कवि रहते हैं वो अपने शरण देने वाले राजा की इतनी प्रशंसा करते हैं ताकि राजा कभी भी उनसे नाखुश ना हो और उनको कभी भी अपने दरबार से ना निकाले। तो इस तरह से जो वास्तविकता रहती है वो वहां पर गायब हो जाती है। ना तो वो किसी प्रकार से अपनी कविताओं में राजाओं की आलोचना कर पाते हैं, ना ही राज्य में या समाज में क्या चल रहा है, जनता सुखी है या दुखी है, वो किसी भी तरह से जनता की समस्याओं पर किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो उस समय की जो रचनाएं रही हैं वो चाटुकारिता की रचनाएं बन जाती हैं। तो इस तरह हमने देखा कि रीतिकाल काव्य की जो परिस्थितियां रही हैं वो एक तरह से साज सज्जा से उलझी हुई रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखना है हमें। इस युग के कवि के लिए जो मुख्य विषय था वो नारी था, किंतु ध्यान नारी के तन पर था, उसके मन को पढ़ने का अवकाश न था। रीतिकालीन कवियों के वर्णन का मुख्य विषय नायिका भेद, नख शिखा वर्णन, नारी का पांव से सिर तक अंग प्रत्यंग का श्रृंगारिक वर्णन, उसे कहते हैं नख शिखा वर्णन। इसमें जो महिला होती है उसी पर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। मतलब जो महिला है उसके एडी से लेकर चोटी तक वो कितनी सुंदर है, उसका इस तरह से श्रृंगार रस का पूरा जो ओतप्रोत है वो इस काव्य में देखने को हमें मिलता है। यह श्रृंगार का प्रतिपादन ही मुख्य इसकी विशेषता है। यद्यपि रीतिकालीन कवियों ने भक्ति और नीतिपरक काव्य भी लिखे हैं, परंतु ये बहुत ही कम मात्रा में हैं। लिखे तो हैं इन्होंने, भक्ति पर आधारित भी लिखे हैं और एथिक्स से जुड़े हुए भी कुछ रचनाएं लिखी हैं, लेकिन वो गिनी चुनी हैं। ज्यादातर जो रचनाएं इस काल में लिखी गई हैं वो ज्यादातर श्रृंगार प्रधान रचनाएं हैं और ज्यादातर ये महिलाओं पर, उनकी बाहरी सुंदरता पर लिखी गई हैं कि वो नख शिखा वर्णन पर आधारित हैं, जिसमें महिलाओं की सिर से पांव तक का सुंदरता का बखूबी वर्णन किया गया है। लेकिन एक विशेषता यह है कि रीति काव्य है वो जड़ाऊ है, इसमें खूब चमक दमक और चमत्कारपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।